जेडन ने आखिर वो देख लिया था जो वो देखना चाहता था, और तेमी का ऐसा बिहेवियर देखकर उसका दिमाग लगभग फटने वाला था। अफेक्शन बार के 100% पर पहुंचते ही तेमी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका सॉफ्ट प्यार अब पॉजेसिव और डेंजरस बन गया था, जैसे कोई यान्डरे हीरोइन अपने आदमी को पूरी दुनिया से बचा कर रखना चाहती हो। और सच में वो अब वही कर रही थी। वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैंने ये क्या कर दिया? जेडन ने खुद से पूछा। उस दिन बाद में जेडन ने अफेक्शन कम करने का तरीका ढूंढने का फैसला किया। सिस्टम ने पहले ही कहा था कि स्ट्रॉन्ग अफेक्शन इफेक्ट सिर्फ 100% पर ट्रिगर होता है। जेडन सोच रहा था कि कम से कम इसे 5% नीचे तो ला ही सकता है, क्योंकि टेमी का ये बिहेवियर सच में प्रॉब्लम बन सकता था। उसे साफ समझ आ चुका था कि टेमी क्या कहना चाहती है। वो बेसिकली हर समय उसके साथ रहना चाहती थी, और उसने ये तक बोल दिया था कि अब दुनिया के किसी और आदमी में उसका इंटरेस्ट नहीं बचा। एक तरफ ये सब थोड़ा फनी लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये वार्निंग जैसी भी लग रही थी। सिस्टम हर अफेक्शन प्रोग्रेस को टेमी के दिल में और गहराई तक पुश कर रहा था। जेडन ने कभी किसी लड़की को इतना डीपली प्यार करते नहीं देखा था, लेकिन अब इनफाइनाइट वेल्थ सिस्टम ने उसे लाइव एग्जाम्पल दिखा दिया था। मैं इसे जल्दी कम कैसे करूं? जेडन ने सिस्टम से पूछा। तुझे पता है ये हैरम प्रोग्रेस के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तुम्हें बस ऐसा कुछ करना होगा जिससे उसका प्यार थोड़ा कम हो जाए, ऐसा कुछ जो उसके दिल को हर्ट करे। जैसे क्या? जेडन ने क्लैरिफिकेशन मांगा। वो तुम्हारे ऊपर है। उसे शॉपिंग पर ले जाकर अफेक्शन 100% तक पहुंचाने का आइडिया मेरा नहीं था। जेडन ने डिसअपॉइंटेड होकर आंखें घुमाई। ठीक है, मैंने मिस किया है तो मैं ही फिक्स करूंगा। जेडन काफी देर तक सोचता रहा, और उसे अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए अगले दिन तक वेट करना पड़ा। हालांकि उसे नहीं पता था कि इससे कितना डैमेज होगा, फिर भी उसने कोशिश करने का फैसला किया। अगले दिन जब वो लेक्चर जाने वाला था, टेमी, जो अब प्यार में पूरी तरह डूबी हुई थी, इंसिस्ट करने लगी कि वो भी उसके साथ कैंपस जाएगी और उसके लेक्चर खत्म होने तक वेट करेगी। प्यार सच में उसे थोड़ा क्रेजी बना रहा था, लेकिन जेडन ने आर्ग्यू नहीं किया। वो बस चुपचाप मान गया। ब्रेकफास्ट करते समय जेडन ने अपना पहला मूव खेला। उफ, ये एक मिट्टी जैसा क्यों टेस्ट कर रहा है? उसकी बात सुनते ही टेमी फ्रीज हो गई। ये पहली बार था जब जेडन उसके खाने की कंप्लेंट कर रहा था, और ये सुनकर वो सच में शॉक्ड हो गई। उसने देखा जेडन डिस्गास्टेड एक्सप्रेशन बनाते हुए मुंह पोंछ रहा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो एक्टिंग कर रहा है या सच बोल रहा है। इसका टेस्ट बहुत खराब है, जेडन ने फिर कहा। टेमी के चेहरे पर हर्ट एक्सप्रेशन आ गया। उसने खुद एग का एक पीस खाया। कुछ पल तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर, इसका टेस्ट तो ठीक है, तुम्हें क्या हो गया? उसकी चीक्स हल्की टाइटन हो गईं। ठीक नहीं है। जेडन ने एक्टिंग जारी रखी। बहुत खराब है टेमी, मेरा उल्टी करने का मन हो रहा है। टेमी की आंखें फैल गईं। उसने इतने प्यार से ब्रेकफास्ट बनाया था, और जेडन ने कभी पहले कंप्लेंट नहीं की थी। लेकिन आज, ठीक है, मैं दूसरा बनाती हूँ। वो डल एक्सप्रेशन के साथ प्लेट उठाकर वापस किचन में चली गई। उसके रिएक्शंस साफ बता रहे थे कि उसका दिल टूट गया था, लेकिन जेडन जानता था उसे ये करना ही पड़ेगा। अब उसे समझ आ चुका था कि किसी हैरम मेंबर को 100% अफेक्शन तक पहुंचाना डेंजरस आइडिया है। टेमी उसके लिए एक्सपेरिमेंट बन चुकी थी, और अब उसे फ्यूचर में बाकी गर्ल्स के साथ क्या करना है वो समझ आ गया था। तभी टेमी ग्रेस हैज एन अपडेट ऑन द अफेक्शन बार। अफेक्शन 98%। नोट, ये रिडक्शन सिर्फ टेम्पोरेरी एंगर की वजह से हुआ है। बाद में अफेक्शन फिर 100% तक जा सकता है। बाहर में जाए, जेडन बड़बड़ाया। अभी के लिए इसे बस गुस्सा दिलाना पड़ेगा। उसने टेमी का दूसरा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया ताकि अफेक्शन और कम हो सके, लेकिन उसका प्लान काम नहीं आया। अफेक्शन 98% पर ही रुका रहा। हालांकि उसे पता था कि उसने उस लड़की का दिल दुखाया है जो उससे पूरी दुनिया से ज्यादा प्यार करती थी, और वो भी सिर्फ स्ट्रैटेजी के लिए। घर से निकलते समय जेडन मन ही मन बोला, वापस आकर तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाऊंगा माय लव। दोपहर की हल्की सुनहरी धूप किंग्सली मैनर के गार्डन पर पड़ रही थी। साफ सुथरी ट्रिम्ड हेजेस, बीच में फाउंटेन, और उसके ऊपर उड़ती ड्रैगन फ्लाइज। पूरा माहौल शांत था। रॉयस किंग्सले आयरन गैस्बो के पास खड़ा था, ब्लैक फिटेड शर्ट पहने हुए, आर्म्स क्रॉस, जॉ टाइट। उसका फोन हाथ में था, लेकिन वो पिछले 10 मिनट से उसे टच तक नहीं कर रहा था। अभी अभी उसकी मीटिंग खत्म हुई थी। तभी पीछे से जल्दी जल्दी फुटस्टेप सुनाई दी। रॉयस, एक फेमिलियर फीमेल वॉइस गूंजी। रॉयस मुड़ा, और सामने एमिली किंग्सले थी, उसकी छोटी बहन। उसके चेस्टनट हेयर हवा में हिल रहे थे। एकेडमी यूनिफॉर्म अभी भी पहनी हुई थी, और उसकी आंखों में
साफ चिंता थी। क्या लूका से बात हुई? वो जल्दी से उसके सामने आकर बोली। वो मेरे कॉल्स नहीं उठा रहा, मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं दे रहा। क्या हो रहा है उसके साथ? रॉयस का एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। उसने नजरें फेर ली। सब खत्म हो चुका है, उसने ठंडी आवाज में कहा। अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। एमिली की आईब्रोज सिकुड़ गईं। मतलब रॉयस की आवाज और ठंडी हो गई। अब वो मेरा दोस्त नहीं है, उसने हमें बिट्रे किया है। कुछ पल के लिए पूरा गार्डन साइलेंट हो गया। सिर्फ दूर बर्ड्स की आवाज सुनाई दे रही थी। एमिली ने डिसबिलीफ में सिर हिलाया। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। लूका ऐसा नहीं कर सकता। रॉयस ने उसे घूरा, जैसे उसे उसकी नाइव सोच पर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा हो। वो पहले ही लूका की वजह से क्लास में हुई इंसल्ट को भूलने की कोशिश कर रहा था और एमिली की बातें उसे फिर याद दिला रही थी। वो ऑलरेडी कर चुका है। एमिली आगे बढ़ी। कैसे बिट्रे किया? तुम बात ही नहीं समझा रहे। वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा लॉयल रहा है। रॉयस ने गहरी सांस ली। आज क्लास में उसने मुझे इग्नोर किया और उससे भी बड़ी बात, फादर उनकी फैमिली की एक्टिविटीज देख रहे हैं। लूका का फादर सीक्रेटली पावर शिफ्ट प्लान कर रहा है, कुछ डेंजरस। लूका सब जानता था, लेकिन उसने हमें नहीं बताया। एमिली का मुंह खुला रह गया। तुम सीरियसली सोचते हो कि लूका हमारे खिलाफ जाएगा? मैं सोच नहीं रहा एमिली, रॉयस ने ठंडे स्वर में कहा। मैं जानता हूँ तुम गलत हो। एमिली की आंखों में आंसू भर आए। वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम दोनों बचपन से भाइयों जैसे थे। बस! रॉयस की आवाज थंडर की तरह गूंजी। उसका बचाव मत करो मेरे सामने। एमिली डर कर पीछे हट गई। तुम अब उसे नहीं जानती, रॉयस बोला। वो बदल चुका है और तुम्हें उससे दूर रहना होगा। नहीं, एमिली की आवाज कांप गई। मैं विश्वास नहीं करती, तुम बस गुस्से में हो। मैंने कहा उससे दूर रहो, रॉयस फिर चिल्लाया। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसका हाथ हल्का उठा, जैसे वो सच में एमिली को मार सकता हो। एमिली इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गई। उसकी सांस अटक गई, लेकिन तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। बस! दोनों मुड़े। वहां ग्रेगरी किंग्सली खड़ा था, टॉल, कमांडिंग और बेहद काम। रॉयस, उसने शांत लेकिन फर्म आवाज में कहा, अपनी बहन पर हाथ उठाने की कोशिश दोबारा मत करना। रॉयस ने नजरें झुका ली। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। ग्रेगरी धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम गुस्से में हो, मैं समझता हूँ, लेकिन फैमिली को ऐसे हैंडल नहीं किया जाता। फिर उसने एमिली की तरफ देखा। और तुम अपने भाई को फूल समझना बंद करो। एमिली ने मुश्किल से सिर हिलाया। ग्रेगरी स्ट्रिक्ट आदमी था, उसकी बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मैं पिछले 1 महीने से साइलस वेन की हर मूवमेंट देख रहा हूँ, ग्रेगरी बोला। रॉयस झूठ नहीं बोल रहा, हम बेट्रियल कंफर्म कर चुके हैं। एमिली की आंखें कांप उठी। लेकिन लूका, उसने साइड चूज कर ली, ग्रेगरी ने बीच में ही कहा, और वो हमारी साइड नहीं थे। ये शब्द हवा में धुएं की तरह भारी हो गए। एमिली की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ग्रेगरी को जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। ओबीडियंट बनो, उसने उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा। तुम्हारा भाई अब सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं है, वो इस फैमिली का एयर भी है। एमिली कुछ नहीं बोल पाई। ग्रेगरी ने यही समझा कि उसने बात मान ली। फिर वो रॉयस की तरफ मुड़ा। चलो, हमें अंदर और बातें करनी है। रॉयस जाने से पहले एमिली को आखिरी बार देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द भी। दोनों अंदर चले गए और एमिली वहीं खड़ी रोती रही। वो लूका से बहुत प्यार करती थी। 1 साल से ज्यादा से दोनों साथ थे। वो ये सब होने नहीं दे सकती थी। एमिली तुरंत अपने कमरे में गई। उसने जल्दी से कपड़े बदले, अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद उसकी बुगाट्टी सेंटो दिएची मैंशन से तेजी से बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डिटर्मिनेशन भी। 2 दिनों तक दुनिया से गायब रहने के बाद आखिरकार सोफिया घर लौट आई। सिल्वरहॉर्न लाउंज में जो कुछ हुआ था, उसके बाद वो क्लाउड ब्रिज से बहुत दूर एक छोटे से होटल में रुकी हुई थी। उसके दिल पर जो दर्द टूटा था वो बेरहम था, लेकिन सिर्फ 2 दिन में ही उसके पास पैसे खत्म हो गए। अब उसके पास होटल में रुकने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, इसलिए उसे घर वापस आना पड़ा। सोफिया! जैसे ही सोफिया लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक पहुंची, लिन्ना तुरंत उसकी ओर भागी। सोफिया, क्या हुआ? मैं लगातार तुम्हें कॉल कर रही थी, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद था। मैंने मिया को भी कॉल किया, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठा रही थी, लिंदा ने घबरा कर कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी की ये हालत कैसे हो गई। मुझसे बात करो सोफिया, क्या हुआ है? अब लिन्ना सच में डरने लगी थी, लेकिन सोफिया चुप रही। उसका चेहरा इतना पीला था जैसे उसके शरीर से सारा खून निकल चुका हो, कमजोर, टूटी हुई। जब उसने देखा कि सोफिया कुछ नहीं बोल रही, तो वो उसे सहारा देकर अंदर ले गई। अंदर आते ही
सोफिया सीधे कोच पर गिर पड़ी और सो गई। कुछ गड़बड़ है। अब लिन्ना का डर और बढ़ चुका था। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चलने लगी। वो बेचैनी से सोफिया के जागने का इंतजार करने लगी। 3 घंटे बाद सोफिया की आंख खुली। जैसे ही उसने आंखें खोली, लिन्ना तुरंत उसके पास आ गई। हे प्रिंसेस, उसने धीरे से कहा। क्या हुआ? तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? उसने सोफिया के बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा। रॉयस कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? और मिया भी फोन नहीं उठा रही। मॉम, सोफिया ने अचानक उसे बीच में रोक दिया। लिन्ना का दिल धड़क उठा। क्या हुआ प्रिंसेस? सोफिया की आवाज टूटने लगी। रॉयस और मिया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। लिन्ना का चेहरा एकदम सख्त हो गया। क्या मतलब? मैंने उन्हें। सोफिया बार बार बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोने की वजह से शब्द साफ नहीं निकल रहे थे। कम ऑन सोफिया, साफ साफ बोलो। आखिरकार सोफिया ने कांपती आवाज में कहा। मैंने रॉयस और मिया को किस करते हुए पकड़ लिया। उसने मुझे चीट किया। उन्होंने मुझे सबके सामने इंसल्ट भी किया, और रॉयस ने कहा कि अब उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिन्ना जम गई। उसके हाथ ढीले पड़ गए। ओह माय गॉड, हम बर्बाद हो गए। वो अचानक खड़ी हो गई और घबराकर अपनी उंगलियां काटने लगी। हम खत्म हो गए। लेकिन सोफिया अभी भी रो रही थी। मिया, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उसने भी मुझे धोखा दिया। लेकिन लिन्ना अब उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी। हमारी पूरी प्लानिंग खत्म हो गई। सब कुछ बर्बाद हो गया। उन्हें रॉयस से पैसे निकलवाने थे। असल में सोफिया को रॉयस से सच्चा प्यार नहीं था। ये पूरा प्लान लिन्ना का था। उसी ने सोफिया को जेडन छोड़ने के लिए कहा था, और अब सिर्फ 2 हफ्तों में रॉयस ने भी सोफिया को छोड़ दिया। लिन्ना लगभग रोने लगी। उसके सारे सपने टूट चुके थे। उसे अपने डेट्स चुकाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। सोफिया ने उसे बताया था कि रॉयस आज उसे $2 मिलियन देने वाला था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। लिना के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी उसकी आंखों में अचानक एक चमक आई। मैं हार नहीं मानूंगी, उसने धीरे से कहा। फिर उसने सोफिया के कंधे पकड़ लिए। स्वीटी, मेरे पास एक प्लान है, बहुत अच्छा प्लान। सोफिया ने धीरे से उसकी ओर देखा। अब भी देर नहीं हुई है, लिना बोली। तुम जेडन के पास वापस जा सकती हो। सोफिया की आंखें फैल गईं। व्हाट? नो मॉम, वो अब मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। उसने तुरंत मना कर दिया। उसमें जेडन का सामना करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। लेकिन लिना लगातार उसे समझाने लगी। समझने की कोशिश करो सोफिया, जेडन अब रिच है। वही जिंटेक ऑटोमोबाइल कंपनी का नया ओनर है। मैं वहां जॉब के लिए गई थी। उसके पास अब सुपर कार है। वो बहुत अमीर बन चुका है। तुम उसे खो नहीं सकती। सोफिया असमंजस में पड़ गई। लेकिन मॉम, वो मुझे कभी वापस एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया था। लिन्ना ने उसका चेहरा पकड़ लिया। ऐसा मत बोलो। ट्राई किए बिना हार मत मानो। जेडन के पास अब कोई फैमिली नहीं बची। अगर तुम उसे फिर से इम्प्रेस कर सको तो वो तुम्हें जरूर वापस अपना लेगा। तुम कर सकती हो सोफिया। सोफिया चुप हो गई। उसे पता था कि ये लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। ये सब सिर्फ एक अच्छी फ्यूचर सिक्योर करने के लिए था। और लिन्ना हमेशा उससे एक बात कहती थी, अगर सक्सेसफुल वुमन बनना है तो पहले गोल्ड डिगर बनना सीखो। बाद में लिन्ना अपनी टूटी हुई बेटी के लिए खाना बनाने किचन में चली गई। वो चाहती थी कि सोफिया दोबारा खड़ी हो सके। हालांकि उनका पहला प्लान फेल हो गया था, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। तभी लिन्ना के फोन पर एक मैसेज आया। उसने गहरी सांस ली। उसे पहले से पता था ये किसका मैसेज होगा। लोन बैंक का वार्निंग मैसेज। उसने फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। विंटेज माइक्रो फाइनेंस बैंक। हेलो मिसेस लिना हार्टली, आपके $9 लाख लोन के लिए ये अंतिम वार्निंग है। 3 दिनों के अंदर पेमेंट कीजिए, वरना अरेस्ट तक की कार्रवाई हो सकती है। लिन्ना ने गुस्से में फोन को एक तरफ फेंक दिया। उसने दांत भींच लिए। अब उसे हर हाल में कुछ करना ही था। जेडन को कैंपस जाते समय कमेलिया का कॉल आया। पिछली कॉल में जो कुछ हुआ था उसे लेकर वो अब तक बात साफ नहीं कर पाया था, और उसे पता था कि अब ये करना पड़ेगा। हालांकि वे अभी तक ऑफिशियली डेट नहीं कर रहे थे, लेकिन कमेलिया पहले ही उसके हैरम का हिस्सा बन चुकी थी। और सच कहें तो जेडन खुद भी उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड था। हे जेडन, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मैं अभी कैंपस में हूँ, कमेलिया ने कहा। हाँ ज़रूर, लेकिन तुम हो कहाँ? जेडन ने पूछा। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं कहाँ हूँ, कमेलिया ने टीजिंग टोन में कहा। उसी समय दूसरी तरफ से पानी के छींटों की आवाज़ आई। जेडन हल्का हंसा। फाउंटेन, उसने बड़बड़ाया और तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। टू हेल विथ अकाउंटिंग, उसने मन ही मन सोचा। असल में वो आज की लेक्चर लेने को लेकर पहले से ही हेजिटेंट था। अब जब कमेलिया खुद आ गई थी तो मानो उसने तय कर दिया हो कि आज वो क्लास नहीं लेगा। फाउंटेन की तरफ जाते समय जब वो एक सुनसान एली के पास से गुजर रहा था,
तभी एक अजीब सी आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए। उसे उस एली से जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी अचानक उसका ध्यान उधर चला गया, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि अंदर कुछ ठीक नहीं हो रहा। क्या मैंने तुझे चुप रहने को नहीं कहा था? पाओ! एक कड़क आवाज़ गूंजी और उसके तुरंत बाद मुक्के की आवाज़ आई। जेडन की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। वो तेजी से आगे बढ़ा और एली में घुस गया। वहां उसने दो हट्टे कट्टे लड़कों को देखा, जो एक दुबले पतले लड़के को दीवार से धक्का देकर दबाए हुए थे। वो बेचारा लड़का अपना लैपटॉप बैग सीने से ऐसे चिपकाए था जैसे वही उसकी ढाल हो। उसके चेहरे पर मार के निशान साफ दिख रहे थे। तभी एक बुली ने उसका बैग छीनकर जबरदस्ती खोल दिया। हे! अचानक जेडन की आवाज गूंजी। उसे छोड़ दो, उसने दोनों को घूरते हुए कहा। जेडन समझ चुका था कि ये वही मामला है जिससे जुड़ा कोई टास्क सिस्टम उसे देने वाला है, और हाँ, वो उसे पूरा करने की कोशिश करने ही वाला था। हालांकि उसे अंदाजा था कि आगे बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। दोनों लड़कों ने उसकी तरफ देखा। उनमें से लंबा वाला आंखें सिकोड़ कर बोला, और तू कौन है बे? उसके चेहरे पर घटिया मुस्कान फैल गई। कैप्टन सेवेनर्ड। जेडन ने उसकी बात इग्नोर कर दी। उसका अंदाज बिल्कुल किसी हीरो जैसा था जो किसी को बचाने आया हो। कैंपस में किसी को बुली होने से बचाओ, बुलीज को हराओ, चाहे कितने भी हो। जेडन ने इंटरफेस पर एक नज़र डाली और मन ही मन बोला, तो ये सब तुम ही करवा रहे हो सिस्टम। फिर उसने वापस उन दोनों की तरफ देखा। उसे छोड़ दो, वो पंचिंग बैग नहीं है। अगर किसी को मारने का इतना ही शौक है तो जिम चले जाओ, जेडन ने कहा। तू आखिर है कौन? यहाँ से निकल जा, वरना तुझे भी इसमें शामिल कर देंगे। वही बुली गुर्राया। ये हमारा मामला है, अब ये मेरा भी मामला है, जेडन ने बीच में काटते हुए कहा। उसकी आंखें ठंडी पड़ चुकी थीं। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, उसे छोड़ दो। जिस लड़के को पीटा जा रहा था वो बस डरा हुआ सब देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ चिंता थी, जैसे वो नहीं चाहता था कि जेडन इनके चक्कर में पड़े। लेकिन जेडन को फर्क नहीं पड़ा। क्या तू हमें धमका रहा है? दूसरा लड़का आगे बढ़ते हुए बोला। तू खुद को समझता क्या है? जेडन ने धीरे से सांस छोड़ी। बस ऐसा इंसान जो तुम जैसे लोगों से तंग आ चुका है। पहला लड़का अपनी उंगलियां चटकाते हुए आगे आया। मरने का शौक है क्या? जेडन बस हल्का सा हंसा। अचानक एक मुक्का उसकी तरफ तेजी से आया। जेडन तुरंत पीछे हट गया और हमला बचा लिया। उसे खुद नहीं पता था कि वो इतना तेज कब हो गया, लेकिन इतना जरूर पता था कि अगर वो मुक्का लगता तो उसकी नाक टूट जाती। मैं वायलेंस नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोग मजबूर कर रहे हो, जेडन ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि सच तो ये था कि सिस्टम ने साफ कहा था उन्हें पीटना ही होगा। दो दो गुंडों से लड़ना उसके लिए लगभग नामुमकिन था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? अगर टास्क फेल हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते, और वैसे भी वो बुलीज को यूं खुला घूमते देखकर थक चुका था। फाइटिंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, स्ट्रैटेजी, स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस भी चाहिए। सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाओ, शरीर के जरूरी हिस्सों पर वार करो और जीत जाओगे। सुनने में बहुत आसान लग रहा है, जेडन ने सोचा, लेकिन उसने सिस्टम की बात दिल में उतार ली। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तू भी मजे का हिस्सा बनेगा, दूसरा लड़का बोला। अगला मुक्का भी आया, लेकिन जेडन फिर बच गया। अब दोनों के चेहरे गुस्से से लाल हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि जेडन उनका मजाक बना रहा है। दोनों एक साथ उस पर टूट पड़े, लेकिन तभी जेडन ने पहला वार किया। वो नीचे झुका और पहले लड़के की पसलियों में जोरदार कोहनी मारी। आर्ग! वो दर्द से चिल्लाया और घुटनों पर गिर पड़ा। दूसरा लड़का गुस्से में लगातार मुक्के चलाने लगा, लेकिन जेडन उसकी रेंज के अंदर घुस गया। उसका हाथ मोड़कर पीछे किया और उसे पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। ये ताकत नहीं थी, ये समझदारी थी। पहला लड़का फिर उठ खड़ा हुआ और गुस्से में जेडन की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने फिर मुक्का चलाया, जेडन पहले ही उसकी टांगों पर वार कर चुका था। उसके घुटने के पीछे हमला पड़ते ही वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। जेडन ने गहरी सांस ली और सीधा खड़ा हो गया। तब तक आसपास स्टूडेंट्स इकट्ठा होने लगे थे। छोटी सी भीड़ बन गई थी। सब फोन निकालकर वीडियो बना रहे थे। अगले ही पल दोनों बुलीज भीड़ देखकर भाग खड़े हुए। भाई, उसने दोनों को अकेले हरा दिया। ये कौन है? अरे ये वही लड़का है ना, जिंटेक वाला, जेडन कोल, वही जो 2 हफ्ते पहले डिलीवरी बॉय था। जेडन ने सबकी बातें सुनी और हल्का मुस्कुरा दिया। उसी समय सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। टास्क नंबर 010 कंप्लीटेड।
आपको $5 मिलियन प्राप्त हुए हैं प्लस 10 कॉम्बैट एट्रीब्यूट्स प्राप्त हुए। उसने फिलहाल मैसेज इग्नोर कर दिया और उस दुबले लड़के की तरफ मुड़ा। तू ठीक है? लड़के ने तेजी से सिर हिलाया। थैंक यू, मुझे नहीं पता वो लोग क्या चाहते थे। कोई बात नहीं, यहाँ से निकल जाओ, जेडन ने शांत आवाज में कहा। लड़के ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, वो अपना बैग पकड़कर भाग गया। जेडन ने पीछे खड़ी भीड़ की तरफ देखा। अब लोग उसे किसी हीरो की तरह देख रहे थे। तभी उसने कैमिलिया को देखा। वो भी भीड़ में खड़ी थी और उसके चेहरे पर साफ एडमिरेशन चमक रही थी। जेडन उसके पास गया। कैमिलिया ने बाहें मोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हें एहसास है ना कि अभी तुम कैंपस के मेन कैरेक्टर बन चुके हो? जेडन हल्का शर्माते हुए हंसा। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। सच में? वो हंसी, क्योंकि तुम तो पूरे एक्शन हीरो की तरह अंदर घुसे थे। जेडन ने कंधे उचकाए। बस मुझे उनका तरीका पसंद नहीं आया। कैमिलिया थोड़ा करीब आई। उसकी आवाज नरम पड़ गई। यही चीज तुम्हें सबसे अलग बनाती है। बाकी लोग बस देख कर निकल जाते, लेकिन तुम रुके। दोनों के बीच कुछ सेकंड की गर्म खामोशी छा गई। फिर उसने हल्का सा उसे धक्का दिया। चलो, तुम एक ड्रिंक डिजर्व करते हो। दोनों साथ साथ एक पास के कैफे की तरफ चल पड़े। हवा में कैमिलिया की हल्की खुशबू तैर रही थी। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर की और एक शेडेड टेबल पर आमने सामने बैठ गए। वे दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे पहले से मैरिड कपल हो। कुछ देर बाद कैमिलिया बोली, तुम बदल गए हो। जेडन ने भौहें सिकोड़ कर पूछा, अच्छे तरीके से? सबसे अच्छे तरीके से। कैमिलिया मुस्कुराई। जेडन बस हल्का मुस्कुराया और ड्रिंक का घूंट लिया। लेकिन तभी, वैसे तुमने अभी तक अपनी बेब के बारे में नहीं बताया, कैमिलिया ने अचानक कहा। और उसी पल जेडन लगभग अपनी ड्रिंक में खास पड़ा। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। सही कहा, 60% अफेक्शन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडन ने मन ही मन सोचा। अब उसे इस सवाल का सामना करना ही था। जेडन को थोड़ा बहुत अंदाजा था कि जब कैमिला ने कॉल किया था तब जो हुआ उस पर वो सवाल जरूर करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके पास झूठ बोलने का प्लान नहीं था। आखिर जेडन खुद को दुनिया के सबसे बेहतरीन झूठ बोलने वालों में गिनता था। कैमिला के सवाल पर उसने ऑकवर्ड स्माइल दी और गर्दन के पीछे हाथ खुजलाया। वो? उसने हल्की सांस छोड़ी। असल में बात वैसी नहीं थी जैसी सुनाई दी। वो बेला थी, मेरी कज़न। वो मुझे जानबूझकर ऐसे बुलाती है। मेरी एक्स मुझे हमेशा बेबी बुलाती थी और बेला आज तक उसी बात का मजाक उड़ाती रहती है। इतना कहकर जेडन हल्का हंस पड़ा। ओह। कैमिला कुछ पल रुकी, फिर धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी कोई कज़न भी है, लेकिन ठीक है, बिलीव मी, मैं जेलस नहीं थी। बस जिस तरह तुम रिएक्ट किए वो थोड़ा वियर्ड लगा, इसलिए पूछ लिया। अब उसके चेहरे का तनाव थोड़ा कम हो चुका था। जेडन ने राहत की सांस ली। कम से कम उसने सिचुएशन संभाल ली थी। अब उसे बस कैमिला की अफेक्शन 60% तक पहुंचानी थी। उसके बाद लगभग किसी चीज की चिंता नहीं रहती। अचानक कैमिला का मूड फिर बदल गया। उसने धीरे से कहा, मैं अपने फादर की डोमिनेंस से तंग आ चुकी हूँ जेडन। मैं सच में थक गई हूँ। जेडन हल्का चौंका। क्या हुआ? कैमिला कुछ पल चुप रही। उसका चेहरा फीका पड़ गया, जैसे कोई दर्दनाक बात याद आ गई हो। कुछ बहुत क्रेजी। मैं उस विला में रहकर पागल हो जाऊंगी। मुझे कम से कम 24 घंटे के लिए अपने फादर से दूर रहना है, वरना मैं सच में टूट जाऊंगी। उसकी आवाज़ इस बार बेहद सच्ची थी। जेडन उसकी फीलिंग समझ गया और वो ये भी समझ गया कि वो असली वजह क्यों नहीं बता रही। लेकिन जेडन बेवकूफ़ नहीं था। उसे पहले से अंदाजा था। प्रिंस ऑफ नॉर्थ एशिया के आने के बाद जो कुछ हुआ उससे वो सब समझ चुका था। हेस्टन फ्रॉस्ट और नॉर्थ एशिया के किंग के रिश्ते पूरे देश में फेमस थे और साफ था कैमिला शायद उस शादी के खिलाफ थी, लेकिन उसका फादर उसे मजबूर कर रहा था। प्यार के लिए नहीं, बल्कि पावर और पॉलिटिक्स के लिए। भले कैमिला ने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन जेडन सब समझ रहा था। तभी अचानक कैमिला की आंखों में एक आइडिया चमका। उसने उंगलियां चटकाईं। जेडन, कैसा रहेगा अगर हम किसी 7 स्टार होटल में पूरा अपार्टमेंट बुक करें? मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ रहो, बस कुछ समय के लिए। अपने फादर की नज़रों से दूर रहना चाहती हूँ। उसने प्लीडिंग आईज से जेडन को देखा। एक्चुअली जेडन कुछ पल रुका। कैमिला का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। उसे लगा जेडन मना करने वाला है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने जेडन के एक टास्क को और आसान बना दिया था। जेडन को तुरंत पेंट हाउस वाला टास्क याद आ गया। 1 हफ्ते में 3 अलग अलग लड़कियों को पेंट हाउस लाना था। कैमिला उनमें से एक बन सकती थी। अब बस 2 और बचती थी। जेडन मुस्कुराया। एक्चुअली मैंने पहले ही एक पेंट हाउस रेंट करने का प्लान बना लिया था। सोच रहा था आउटस्कर्ट से थोड़ा ब्रेक लिया जाए, और अगर तुम मेरे साथ आओ तो और अच्छा होगा। कैमिला की आंखें चमक उठी। उसने सिर्फ उसका ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया था, बल्कि
उससे भी बेहतर जगह चूज कर ली थी। हालांकि मैं सिर्फ 2 दिन रुक पाऊंगी, 4 दिन बाद मुझे फादर के बिजनेस ट्रिप में हेल्प करनी है। जेडन मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुम जब चाहो जा सकती हो, 2 दिन काफी है। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, परफेक्ट, बाकी 2 लड़कियों के लिए भी टाइम मिल जाएगा। कैमिला ने पूछा, तो कौन सी जगह सोच रखी है? जेडन ने कॉफी सिप करते हुए जवाब दिया, लाइट बोर्ड पेंट हाउस, ऑर्गन आइलैंड, परफेक्ट प्लेस है। कैमिला तुरंत मुस्कुराई। हाँ, वहाँ का व्यू अमेजिंग है। सुना है उसे कैल्विन इंजीनियरिंग ने बनाया था। कंट्री की बेस्ट कंपनीज में से एक है वो। उसके बाद दोनों काफी देर तक कैफे में बातें करते रहे। आखिर उन्होंने अगले दिन दोपहर 12 बजे मिलने का फैसला किया। जेडन ने प्रॉमिस किया कि वो पेंट हाउस तुरंत बुक कर देगा। अब लगभग सब तय हो चुका था। जेडन उसे उसकी कार तक छोड़ने गया। उसके दोनों बॉडीगार्ड्स पहले से फ्रंट सीट्स पर बैठे थे। उनमें से एक ने जेडन को ऐसे घूरा जैसे वार्निंग दे रहा हो, फ्यूचर क्वीन ऑफ नॉर्टेजिया से दूर रहो। लेकिन जेडन शांत रहा। वो इन बॉडीगार्ड्स की आदत समझ चुका था। कैमिला के लिए वो हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव रहते थे, लेकिन कल सब अलग होने वाला था। जेडन हल्का मुस्कुराया। कल कोई उसे बुलाकर बेकार की पॉलिटिकल बातें नहीं करेगा। कल वो पूरी तरह मेरी होगी। वो उसकी कार को दूर जाते हुए देखता रहा। तभी उसका फोन बज उठा। सैब्रीना एम्बेसडर का कॉल था। 2 दिन से वो ऑफिस नहीं गया था, इसलिए उसे नए कार कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की अपडेट्स नहीं मिली थी। उसने $18 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। उसे लगा सबरीना उसी बारे में कॉल कर रही होगी। हेलो बॉस, सबरीना की आवाज़ आई। मिसेस लिन्ना हार्टली यहाँ हैं। पिछले 5 घंटे से वेट कर रही हैं। मैंने उन्हें बताया कि आपने उनका एप्लीकेशन डिलीट करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो इंसिस्ट कर रही हैं कि वो आपसे मिलना चाहती हैं। उनकी हालत देखकर लग रहा है उन्हें सच में इस जॉब की ज़रूरत है। आई एडवाइज यू टू हरी अप सर। कॉल खत्म होते ही जेडन हंस पड़ा। उसे सब समझ आ गया था। लगता है उसे अपनी प्रेशियस प्रिंसेस के साथ क्या हुआ वो पता चल गया। वो पार्किंग लॉट में खड़ा सोचने लगा। उसे पहले से यकीन था लिन्ना वापस जरूर आएगी। कर्ज में डूबे इंसान के पास ऑप्शंस नहीं होते। तभी उसने कैजुअली सिस्टम से पूछा, सिस्टम, इस औरत का क्या करें? जेडन की आंखें सिकुड़ गईं। कैसे? वो ट्रबल मेकर है, लेकिन स्मार्ट भी, और अभी भी जवान है। उसे यूजफुल बनाओ। जेडन की आंखों में डार्क ग्लिंट चमका। तुम क्या कहना चाह रहे हो? इतना सब करने के बाद भी मैं उसे नौकरी दूं? ये आखिर क्या बकवास है सिस्टम? जेडन की आंखें फैल गईं। अब उसे यकीन हो गया था कि सिस्टम सच में पागल है, क्योंकि कोई भी समझदार इंसान ऐसा पागलपन भरा आइडिया सोच ही नहीं सकता था। मुझे बताओ, तुम सच में अपना बदला किससे लेना चाहते हो? उस माँ से जिसने बस अपनी बेटी को ऊंचे स्टैंडर्ड्स रखने की सलाह दी थी, या उस बेटी से जो अब बच्ची नहीं थी, सही और गलत समझती थी, फिर भी तुम्हारे साथ धोखा कर दी? जेडन हल्का सा चौंक गया और पलकें झपकाईं। अगर तुम उसे अपने हरम की महिलाओं में शामिल कर लो और उसका अफेक्शन बढ़ा दो, तो ना कोई धोखा रहेगा ना फ्रॉड। लेना तुमसे प्यार करेगी और कंपनी की सफलता के लिए कुछ भी करेगी। और हाँ, बदले में तुम्हें उसके लिए कोई असली फीलिंग्स रखने की भी जरूरत नहीं होगी। फैसला तुम्हारा है होस्ट। सिस्टम की बातें धीरे धीरे जेडन के गुस्से को शांत करने लगी। उसने गहराई से सोचा, और सच कहे तो बात समझ में भी आ रही थी। वो अपनी ही बेटी के खिलाफ उसकी माँ को कर सकता था, और ये तय था कि अगर सोफिया को कभी पता चला कि उसकी माँ का जेडन के साथ अफेयर है तो वो पागल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, वो अफेक्शन बार का इस्तेमाल करके लिना के एटीट्यूड और एक्शंस तक कंट्रोल कर सकता था। ये ऐसा हथियार था जिसका वो सच में फ़ायदा उठा सकता था। और उसी पल उसने तय कर लिया कि वो इसे आजमाने पर सीरियसली विचार करेगा। कैंपस से निकलने के बाद जेडन सीधा ऑफिस की तरफ गया। लगभग 30 मिनट बाद वो जिनटेक पहुंच गया, जहां 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पास आए। गुड आफ्टरनून बॉस। गुड डे बॉस। जेडन बस हल्का मुस्कुराया और हाथ हिलाया। फिर उनमें से एक गार्ड उसे टॉप फ्लोर तक लेकर गया, जहां उसका ऑफिस था। सैब्रीना पहले से वहां उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था, लेकिन जेडन समझ गया कि ये सब लिना की वजह से था। फ्यू, थैंक गॉड यू आर हियर, सबरीना बड़बड़ाई। गुड डे बॉस। उस औरत ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हमने सिक्योरिटी बुलाने की कोशिश की तो वो रोने लगी और कहने लगी कि अगर उसे बाहर निकाला गया तो वो कोलैप्स हो जाएगी। सबरीना ने जल्दी जल्दी समझाया, आपको खुद उससे बात करनी पड़ेगी। उसने तनाव भरी आवाज में कहा, रिलैक्स। वो कहाँ है? जेडन ने बिल्कुल शांत अंदाज में पूछा, जैसे लिना की हरकतों से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। सबरीना ने उसके काम बिहेवियर को नोटिस किया और कुछ सेकंड झिझकी, फिर बोली, गेस्ट काउंटर रूम्स में। ठीक है, उसे बुलाओ, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। सबरीना लिना को बुलाने चली गई। कुछ ही देर बाद लिना अंदर आई और सबरीना भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। जेडन तुरंत समझ गया कि सबरीना उस औरत पर भरोसा नहीं करती
और अपने बॉस को प्रोटेक्ट करना चाहती है। अंदर ही अंदर उसने उसकी लॉयल्टी को एक्नॉलेज किया, लेकिन वो सोच रहा था कि सबरीना का रिएक्शन कैसा होगा जब यही औरत जिनटेक ऑटोमोबाइल की सबसे लॉयल वर्कर बन जाएगी। लेना जल्दी से गेस्ट सीट तक पहुंची। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में साफ डेस्परेशन थी। वो माफी मांगना चाहती थी, गिड़गिड़ाना चाहती थी। प्लीज जेडन, मुझे बहुत बहुत अफसोस है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ यहाँ तक पहुंच जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और मेरी बेटी सोफिया को माफ कर दो। हमने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन हमने उनसे सीख लिया है। हम अब बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। लेना अचानक विनती करने लगी। बस ऐसे ही कुछ दिन पहले तक उसे रॉयस और अपनी बिग फिश कैचिंग डॉटर पर कितना घमंड था, और अब वही औरत उसके सामने घुटनों पर बैठी थी। असल में अगर ये कुछ दिन पहले होता तो शायद जेडन का रिएक्शन अलग होता, लेकिन अब उसके दिमाग में एक नया प्लान था। उसकी अपॉलजी या मेसी रिक्वेस्ट अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, उन्हें 3 बनाना। तुम्हारी बेटी से जुड़ी बातें यही खत्म करते हैं। प्लीज बैठ जाओ, जेडन ने कहा। लेना धीरे से मार्बल फ्लोर से उठी और बैठ गई। वो सच में बहुत शर्मिंदा है जेडन, अगर तुम उसे वापस। मैंने साफ कहा था मिसेस हार्टली, जेडन ने अचानक बीच में काट दिया। तुम यहाँ जॉब लेने आई हो राइट? तो प्रोफेशनल बने रहते हैं। लेना ने जल्दी से सिर हिलाया। वो उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। काफी सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें ये जॉब दूंगा मिसेस हार्टली, जेडन ने कहा। अचानक लेना के चेहरे की उदासी गायब हो गई। उसकी आंखों में राहत और खुशी चमक उठी। उसका रिएक्शन साफ बता रहा था कि जिनटेक सच में उसकी आखिरी उम्मीद थी। थैंक यू सो मच जेडन, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, उसने लगभग भावुक होकर कहा। असल में यहाँ मुझे मिस्टर कोयल कहना बेहतर होगा, या सिर्फ बॉस भी ठीक है। प्रोफेशनलिज्म सबसे ज़रूरी है, रिमेंबर, जेडन ने जवाब दिया। लिना इतनी खुश थी कि तुरंत सिर हिलाने लगी। तभी सबरीना आगे बढ़ी और जेडन के कान के पास आकर धीरे से बोली, सर, हमने ऑलरेडी एक जनरल अकाउंटेंट सिलेक्ट कर लिया है, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बाकी है। जेडन ने कंधे उचकाए। वो कितना क्वालिफाइड है? उसने बिना आवाज़ धीमी किए पूछा, और लेना भी सब सुन रही थी। लगभग 80% सर, सबरीना ने जवाब दिया। और मिसेस हार्टली? हम लगभग 89% सर। गुड, मिसेस हार्टली को जॉब मिलेगी। दूसरे कैंडिडेट को हायर करो और उसे मिसेस हार्टली का असिस्टेंट बना दो, जेडन ने आदेश दिया। सबरीना ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। अब ऑफिस में सिर्फ जेडन और लेना बचे थे। टाइम टू बिगिन, जेडन ने मन ही मन सोचा। अगले ही पल वो अपनी सीट से उठा, धीरे धीरे लेना की तरफ बढ़ने लगा। लेना बस उसे देखती रह गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जेडन क्या करने वाला है, और तभी जेडन अचानक उसके बेहद करीब झुक गया। अगर वो चाहता तो उसी पल उसके होंठों को छू सकता था, लेकिन वो बस एक हेयर्स ब्रेड्थ दूरी पर रुक गया। लेना पूरी तरह फ्रीज हो गई। उसके चेहरे का रिएक्शन साफ बता रहा था कि उसका दिल कितनी तेज धड़कने लगा था। जेडन कुछ सेकंड तक उसी क्लोजनेस और आई कांटेक्ट को बनाए रखता रहा, फिर धीरे से पीछे हट गया। बस उसे इतना ही दिखाना था कि आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तुम नेक्स्ट वीक से रिज्यूम करोगी, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जेडन ने धीमी आवाज़ में कहा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो एक राइड पर चलते हैं। लेना फिर से जम सी गई। राइड? वो हकलाकर बोली। मैं हकलाया था क्या? जेडन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो चल रही हो या नहीं? लेना पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉस अचानक उसे राइड पर क्यों ले जाना चाहता है, लेकिन उसके पास मना करने का ऑप्शन भी नहीं था। कम से कम अगर इससे उसके बॉस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तो वो कोशिश करने को तैयार थी। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिला दिया। जेडन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और दोनों साथ में ऑफिस से बाहर निकल गए। यही उसका प्लान था। जैसे जैसे उसकी इंटेलिजेंस बढ़ रही थी, वो भी स्ट्रेटेजिक खेल खेलना सीख रहा था। इस राइड के दौरान वो देखना चाहता था कि चीज़ें कहाँ तक जा सकती हैं, और शायद बहुत जल्द लेना भी उन 3 औरतों में शामिल हो जाए जो लाइट बोर्ड पेंट हाउस तक पहुंच चुकी थी। और इसी के साथ एक नया टास्क धीरे धीरे आकार लेने लगा।